तो हमारा जो टॉपिक पिछली बार से शुरू था, मुख प्रयोगार्थ कल्पना, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। और उसके अंदर हमने मुख प्रयोगार्थ कल्पना यानी कि ओरल कैविटी में जो दवाई लेनी होती है, या ओरल कैविटी की प्रॉब्लम्स के लिए, डिसीजेस के लिए जो हम कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, उसके अंदर हम भेषज कल्पना में तीन चीजें आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तीन चीजें मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, है ना। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन होता है कि मुख प्रयोगार्थ भेषज कल्पनाएं कौन कौन सी है, तो आपको ये सिर्फ 6 नाम लिखने हैं। इस तरह से भी आपको याद रखना है। तो इसके अंदर कवल गंडूश के बारे में, प्रतिसारण के बारे में हमने देखा, टूथपेस्ट के बारे में भी काफी सारी चीजें हमने देखी, और अभी टूथ पाउडर और माउथ वॉश के बारे में आज देखेंगे। तो टूथपेस्ट के अंदर हमने ये चीजें देखी थी, है ना। उसके इंग्रेडिएंट्स, उसमें एब्रेसिव मतलब वो क्या होता है, क्यों डालते हैं, फ्लोराइड्स मतलब क्या होता है। टूथपेस्ट का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, तब तक बाकी के स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टूथपेस्ट के अंदर हमने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स देखे थे, कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स, कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स, यानी कि बेसिकली जो टूथपेस्ट की शुरुआत हुई, तो उसके अंदर एब्रेसिव जो बहुत ही जरूरी है ना, वहां से जो कुछ भी ब्लैक है उसको निकालने के लिए टूथपेस्ट का बेसिक काम यही था कि दांत के अंदर सड़न उत्पन्न करे, ऐसी वाली जो कोई भी गंदी चीजें जमा हो जाती है तो उसको निकाल देना है। तो उसके लिए बेसिकली एब्रेसिव जरूरी था, जिसके अंदर ये सारे केमिकल हमने पिछली बार देखे थे। फिर एक जरूरी था फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या काम करता था कि एब्रेसिव की वजह से एनिमल को कुछ नुकसान होता है, डेंटल एनिमल को कुछ नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए फ्लोराइड था, और भी दूसरी चीजें आगे से ऐड की गई। एब्रेसिव, फ्लोराइड, और उसके साथ क्या था, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का एक आप दूसरा नाम भी समझ सकते हैं, सर्फेक्टेंट, है ना। तो डिटर्जेंट यानी सर्फेक्टेंट भी समझ सकते हैं। बेसिकली वो क्या करता है, वो झाग उत्पन्न करता है, फीणा उत्पन्न करे। यानी कि क्या होता है, जो टूथपेस्ट जो कि एक सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, वो झागदार बन जाए, फूमिंग बन जाए, और पूरे माउथ में अंदर घुल जाए, सभी जगह पे पूरी सरफेस को, ओरल कैविटी की पूरी सरफेस को वो कवर करे। तो बेसिकली ये तीन इंग्रेडिएंट्स उसमें होने जरूरी है। और पानी होता है 20 से 40 42% तक, ताकि टूथपेस्ट का कंसिस्टेंसी जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में या पेस्ट फॉर्म में बना रहे। उसके साथ कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स देखे थे, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स, है ना, अगर हमें एंटीबायोटिक काम करना है। फिर बहुत सारे फ्लेवर्स हो गए, फिर रीमिनरलाइजर्स हो गए, मिनरल्स को ऐड करने के लिए, है ना। और उसके बाद कुछ मिसलेनियस कंपोनेंट्स भी देखे थे। तो इसके अंदर हमने दो तरह के देखे थे। एक तो जो है, टूथपेस्ट सूख ना जाए पेस्ट में से, सेमी सॉलिड में से वो फिर से पाउडर ना बन जाए, उसका मॉइस्चर जो है वहां पे टिका रहे, उसके लिए उसमें ग्लाइकोल, सॉर्बिटॉल, xylitol ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। और दूसरा जो हमने देखा था कि एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन तो उसमें डालते हैं, उसके साथ साथ उसकी अगर डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी हो, तो उसको कम करने के लिए भी उसमें आर्जिनिन या फिर CSPS यानी कि कैल्शियम सोडियम फोस्फोसिलिकेट ऐड किया जाता है। तो ये हो गई सारी मॉडर्न टूथपेस्ट की बात, है ना, या फिर मॉडर्न केमिस्ट्री की वजह से जो कुछ भी टूथपेस्ट बनाया जाता है उसकी बात। फिर लास्ट में हमने देखा था, जो यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिखा है, कि अगर हमें आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बनाना हो, है ना, कुछ ऐसा वाला आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। जो कुछ भी प्लेक रिमूव करने वाला है, जो कुछ भी एंटी बैक्टीरियल है, जो कुछ भी काम ऐसा है जो केमिकल्स के उपयोग न करके वनस्पति का उपयोग करके हो सकता है, तो वहां पे वनस्पति द्रव्यों का उपयोग करते हैं, या फिर आयुर्वेद के द्रव्यों का। जैसे कि वनस्पति के द्रव्यों का उपयोग करना है, अगर कोई बबूल डालना चाहता है या मेसवाक या खदीर डालना चाहता है, तो क्या करेंगे, उसका चूर्ण या फिर चूर्ण न डालकर उसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म में वहां पे ऐड किया जाएगा। फोमिंग एजेंट जो है डेफिनेटली केमिकल ही रहेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें रहती है, दांत को मजबूत करने वाले, सेंसिटिविटी कम करने वाले, एंटीबैक्टीरियल, फिर प्लेग को रिमूव करने वाले, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है आयुर्वेदिक हो सकते हैं। तो वहां पे ये सभी केमिकल का इस्तेमाल ना करके वनस्पतियों के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कुछ अन्य रस द्रव्यों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गैरिक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करना है एंटीबैक्टीरियल, तो हम यहाँ पे ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को ऐड करती है, फ्लेवर्स में भी उसी तरह से।
जैसे कि कोई रोज फ्लेवर बना देगा, कोई मिंट फ्लेवर बना देगा, तो वो सभी वनस्पतियों से पॉसिबल होता है। फिर टूथपेस्ट के बारे में हमने एक रिवीजन किया और सभी स्टूडेंट्स भी जुड़ गए हैं, अभी 48+ तो हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी हम शुरू करेंगे टूथ पाउडर के बारे में। तो टूथ पाउडर यानी कि कोई एक हमारी मेडिसिन या हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है जो पाउडर फॉर्म में यानी कि अति सूक्ष्म चूर्ण के फॉर्म में है। उसका दोनों ही हम पर्सपेक्टिव देखेंगे, मॉडर्न और आयुर्वेदिक, क्योंकि आयुर्वेद में भी दंत मंजन होते हैं और वो बहुत फेमस होते हैं। तो टूथ पाउडर के बारे में देखते हैं मॉडर्न में। तो वो जो है ब्रिटेन में शुरू की गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, और अर्ली 19th सेंचुरी में यानी कि 1800 की कुछ जो सदी चल रही होगी उस समय पे, तो वहां पे चौक, फिर इष्टिका चूर्ण यानी कि पल्वराइज्ड ब्रिक, ईंट का भूका, ईंट का पाउडर, और नमक, इन जब सभी चीजों को मिलाकर लोग दांत के ऊपर घिसते थे और दांत को साफ करते थे। वो एक बहुत ही बेसिक तरह का था। फिर बाद में उसमें बहुत सारा रेवोल्यूशन और डेवलपमेंट बहुत सारा हुआ, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट्स टूथपेस्ट में और टूथ पाउडर में अलग होता है। वो कौन सा वाला है? टूथ पाउडर में फोमिंग एजेंट्स नहीं होते। टूथ पाउडर जो है ना, वहां पे हमें झाग उत्पन्न करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पाउडर है। हमें प्रतिसारण कर्म करना है, यानी कि दांतों के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर उसको लगाना है या फिर घिसना है। तो वहां पे फोमिंग एजेंट्स नहीं होते, और सीधी सी बात है कि पानी नहीं होता उसमें, वो एक तो पाउडर है तो वहां पे पानी नहीं होता। बाकी सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो है वो अलग अलग मात्रा में, अलग अलग रेशियो या प्रोपोर्शन में मॉडर्न टूथ पाउडर में डाले जाते हैं। तो जो कोई भी मॉडर्न केमिकल युक्त या मेडिसिन युक्त जो कुछ भी टूथ पाउडर मिलेंगे, उसमें उसके अंदर टूथपेस्ट में जितने होते हैं वही सारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब उसी तरह के, उसी कैटेगरी के सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग रेशियो या प्रोपोर्शन में होंगे। बस उसमें झाग उत्पन्न करने वाले फोमिंग एजेंट्स यानी कि जिसको हम बोलते हैं सरफेक्टेंट्स, वो उसके अंदर नहीं होंगे, पानी नहीं होगा, तो वो पाउडर फॉर्म में बना रहेगा। अभी एक मॉडर्न टूथ पाउडर का हम उदाहरण देखते हैं। तो ये बहुत ही फेमस है, आपने देखा है ना, कोलगेट टूथ पाउडर। ये आयुर्वेदिक नहीं है ना, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होते हैं, मिनरल्स होते हैं और कुछ केमिकल्स होते हैं। तो इसके जैसे बहुत सारे मिलेंगे आपको जो कि आयुर्वेदिक पद्धति से बनाए गए ऐसे वाले नहीं है। बाद में इन्होंने भी, कोलगेट ने भी आयुर्वेदिक टूथ पाउडर निकाला, या और भी बहुत सारे उन्होंने अलग अलग डेवलपमेंट किया। लेकिन जो मॉडर्न केमिस्ट्री का उपयोग करके टूथ पाउडर बनाया जाता था, तो ये उसका एक उदाहरण है। और जब टूथपेस्ट मार्केट में उतने प्रचलित नहीं थे, या सिटी में नहीं लेकिन छोटे गांवों में, तो वहां पे इस तरह का टूथ पाउडर उपयोग में लाया जाता था। अभी के समय में शायद इसका उपयोग थोड़ा कम हो गया, क्योंकि फोमिंग एजेंट्स का उपयोग करके टूथपेस्ट बहुत अच्छी अच्छी बनती है। उसमें अभी जेल भी बनती है, टूथपेस्ट की जेल भी होती है, तो वो टूथ पाउडर के मुकाबले काफी बढ़िया थी। लेकिन भारत में देखेंगे तो अलग अलग तरह का जो दातुन किया जाता था, उसका उपयोग कम करके लोगों ने इस टूथ पाउडर का उपयोग शुरू किया था। फिर एक आयुर्वेदिक टूथ पाउडर का उदाहरण देखेंगे, है ना, विको वज्रदंती। अभी ये भी बहुत ही फेमस है ना, मतलब कि काफी समय से ये ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर लिखा ही है ना, नीचे लिखा है वी प्योर हर्बल टूथ पाउडर, है ना। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सारे केमिकल्स नहीं डाले हुए हैं। टूथपेस्ट के अंदर हम क्या करते थे, जो फूमिंग एजेंट, जो केमिकल ही हो सकते हैं, उसके अलावा जितनी चीजें हो सकती है सब हम आयुर्वेदिक पाउडर्स या फिर एक्सट्रैक्ट्स का उपयोग करते थे। तो यहाँ पे भी सेम वही किया है। और हालांकि ये पेस्ट नहीं है, पाउडर है, तो इसमें फोमिंग एजेंट्स डालने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये प्योरली क्या हो जाएगा, वनस्पतियों का चूर्ण। इसमें भी स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये वज्रदंती का चूर्ण है, और उसके अंदर और भी कुछ सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो अगर आप इसके बोतल के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेंगे। और ये सिर्फ एक विको ही है या वज्रदंती ही है ऐसा नहीं। तो आयुर्वेदिक टूथ पाउडर तो, या फिर आयुर्वेदिक दंत मंजन तो बहुत सारे अलग अलग मिलते हैं। और प्रोप्राइटरी दंत मंजन अपने अपने क्लिनिक से भी बहुत सारे वैद्य भी बनाते हैं और बेचते हैं। तो ये भी एक आयुर्वेदिक टूथ पाउडर का व्यू है। इसमें फार्मास्यूटिकली हमें क्या देखना है, वनस्पतियों का चूर्ण है, सूक्ष्म या अति सूक्ष्म चूर्ण है, जो अगर हम दांत के मसूड़ों के ऊपर घिसने के लिए इस्तेमाल करें तो वहां पे क्षत ना हो जाए,
लेकिन वहां पे दांत को, मसूड़ों को मजबूती मिलना शुरू हो जाए। तो इस तरह के अलग अलग टूथ पाउडर बहुत सारे होते हैं। अभी बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, है ना। तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। तो एक तो है ये वज्रदंती, आपके सामने दिख रहा है। और भी अपने अष्टांग हृदय में जो पड़ा है, अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में जो पड़ा है, दंत धावन के लिए कौन कौन से वनस्पति उपयोगी है ना। तो उसमें जितने भी सारे आते हैं ना, न्यग्रोध, ककुब, खदीर, वो सारे ही आप ले सकते हैं। और उन सबका अति सूक्ष्म चूर्ण करके, जैसे दातून करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, वैसे ही पाउडर फॉर्म में भी दांतों में घिसने के लिए। इसके अलावा और कुछ द्रव्य भी हो सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर त्रिफला भी ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर सैंधव लवण भी ऐड कर सकते हैं। और गुजराती में एक कहावत भी है ना कि आंखें त्रिफला दांते लूण। तो दांते लूण, लूण मतलब क्या है, वो लवण, सैंधव लवण। तो दांत में हमेशा सैंधव लवण लगाना चाहिए, यानी कि उससे उसका मंजन करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे द्रव्य जो है वो होते हैं। फिर जो लाल टूथ पाउडर आता है, तो उसमें उस तरह के गैरिक जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फिर अगर कोई आयुर्वेदिक टूथ पाउडर या दंत मंजन ऐसा बना दिया कि जहाँ पे दांतों में खून गिर रहा है और उसको बंद करवाना है, तो क्या होता है, वहां पे एक इंग्रेडिएंट स्फटिका होता है। हमारा जो स्फटिका है, फटकड़ी, वो उसका चूर्ण एक इंग्रेडिएंट होता है। तो तुरंत ही दांत से जो खून निकल रहा है वो बंद हो जाता है। तो इस तरह के अलग अलग उपयोगिता के अनुसार अलग अलग इंग्रेडिएंट्स। और अभी इसमें एक डेवलपमेंट ऐसा भी है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में आप जब बैठेंगे तो आपको बहुत उपयोग में आएगा। कि अभी जो है ना, इसकी च्यूएबल टेबलेट्स भी आती है। जो इस तरह के जो टूथ पाउडर होते हैं, तो उसकी टेबलेट बना देते हैं। किसी भी पाउडर की हम प्रेस करके टेबलेट बना सकते हैं, है ना, टेबलेटिंग मशीन में। तो प्रेस करके टेबलेट बना देते हैं। और वो च्यूएबल होती है, मतलब दांत के अंदर हम डायरेक्टली चबा सकते हैं उसको, और चबा के वहीं पे रखना होता है। तो इस तरह से अभी के समय में बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम है G32। वो भी एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, आई थिंक एलआरसिन फार्मास्यूटिकल का, मुंबई की ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो उसका भी एक प्रोडक्ट आता है G32। शायद इसका फोटो यहाँ पे नहीं होगा इस स्लाइड में, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, या आप सर्च कर लीजिए। G32 नाम से आता है। तो वो दांतों की बहुत सारी तकलीफों के लिए उपयोगी एक ऐसा चिलियो टूथ पाउडर ही है, लेकिन उसकी टेबलेट बना दी है। और बाद में क्या होता है कि कैरी करने के लिए वो बहुत ईजी है। बाद में जितनी जरूरत है, दो टेबलेट, एक टेबलेट, तीन टेबलेट मुंह में रख के फिर उसको चबा लेना है, तो अगेन वो पाउडर बन जाता है। और कर्म तो हमारा प्रतिसारण कर्म ही होता है वहां पे। तो वो भी एक इसका डेवलपमेंट है। फिर आगे बात करेंगे माउथ वॉश के बारे में, है ना। तो टूथ पाउडर या फिर दंत मंजन एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको एग्जाम के लिए कुछ प्रिपरेशन करना है इसमें, तो क्या करिए, टूथ पाउडर अलग अलग देखिए, और उसमें से जो एक ऐसा हो जिसमें थोड़े कम इंग्रेडिएंट हो लेकिन उपयोगी बहुत हो, ऐसे वाले टूथ पाउडर के इंग्रेडिएंट्स भी याद रख लीजिए। फिर चाहे वो प्रोप्राइटरी हो तो भी चलेगा, या फिर क्लासिकल में देखना है तो जैसे कि कुछ चूर्ण होते हैं, दंत मंजन होते हैं, दर्शन संस्कार चूर्ण होते हैं, वैसे वाले ले सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं माउथ वॉश के बारे में, है ना। तो माउथ वॉश ये एक टिपिकली मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद में तो बताया गया है कैसे कि कवल करना है, गंडूश करना है ना। तो वो सिर्फ मुंह को या ओरल कैविटी को साफ करने के लिए या धोने के लिए उतना ही काम नहीं था, और भी बहुत सारे काम थे ना, अलग अलग रोगों को दूर करने के लिए। आपने कवल और गंडूश में देखा, तो उसी के जैसा एक छोटा सा काम, सिर्फ मुंह को साफ करने का, धोने का, और कुछ हद तक रोगों को ठीक भी करने का, ऐसा वाला होता है माउथ वॉश है। और आप सभी ने कभी ना कभी माउथ वॉश इस्तेमाल किया रहेगा। नहीं किया होगा तो एक बार खरीद कर इस्तेमाल करिए, ताकि पता चले कि माउथ वॉश कैसे काम करता है। और जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो ओरल कैविटी के अंदर कैसी फीलिंग होती है। तो बेसिकली माउथ वॉश के बारे में क्या देखेंगे, ये एक लिक्विड होता है ना, जिसको मुंह के अंदर भर के रखना होता है, और या फिर उसको कुल्ला करना होता है, यानी कि स्वेल अराउंड करना होता है। तो वो हो गया कैसा, कवल के जैसा। कवल के जैसा ही हो गया ना ये, कि मुंह के अंदर हमें गार्गलिंग करना है। तो मुंह में वो भर के रखना है, और स्वेलिंग यानी कि मुंह के अंदर घुमाना है उसको। अभी अगर मॉडर्न फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे, तो जो माउथ वॉश है वो बेसिकली वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे हम डेटॉल, सेवलॉन वगैरह लगाते हैं ना, वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन वो बाहर स्किन के ऊपर या कटी हुई स्किन के ऊपर या वहां कहीं लगाने के लिए होते हैं। मुंह के अंदर भरने के लिए वो केमिकल्स नहीं होते। तो यहाँ पे
ऐसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं जो कि ओरल केविटी के अंदर उपयोग में लिए जा सके और वहां पे जो कुछ भी माइक्रोबियल लोड है उसको रिड्यूस यानी कि कम कर सके। तो माउथ वॉश क्या होते हैं? ऐसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन यानी कि द्रावण। इस तरह के वो सॉल्यूशंस बनाए गए होते हैं एंटीसेप्टिक, जिसको हम मुंह के अंदर भर सके, ओरल केविटी की स्किन के साथ वो सूटेबल हो और वहां पे माइक्रोबियल लोड को कम करे। ऐसे इन जो कुछ भी लिक्विड्स होते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं, वो माउथ वॉश के नाम से जाने जाते हैं। और वो जो है कवल के जैसा ही उसका उपयोग होता है, यानी कि मुंह में भर के मुंह के अंदर घुमाने के लिए उसका उपयोग होता है। अभी उसके कुछ और यूजेस भी है, वो देखेंगे। जैसे कि एंटीसेप्टिक तो एक बहुत बड़ा यूज हो गया और जनरली वही होते हैं सब, लेकिन कुछ एनाल्जेसिक माउथ वॉश भी होते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी माउथ वॉश भी होते हैं, है ना। यानी कि कोई डेंटल या फिर कोई गम्स का कोई पेन है या फिर कोई सूजन हुई है तो उसको ठीक करने के लिए भी माउथ वॉश होते हैं। अक्सर इसके लिए ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर एनाल्जेसिक एक्टिविटी करना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी करना है, बेहतर है कि हम पेशेंट को उसके लिए टैबलेट दे दें। समझ लीजिए कि एनालिसिस एक्टिविटी करना है तो हम क्या करेंगे, एसिक्लोफेनाक टैबलेट दे देंगे। या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी करना है तो क्या करेंगे, आइबुप्रोफेन टैबलेट दे देंगे। क्योंकि वो 1 या 2 दिन का ही काम होता है। ऐसा नहीं होता ना कि जो उसका पेन है, जो उसका इन्फ्लेमेशन है, वो 30 दिन चलेगा और 30 दिन के लिए माउथ वॉश का पूरा बॉटल होगा। ऐसा अक्सर होता नहीं है। हम टैबलेट्स ही प्रीफर करते हैं, लेकिन ऐसे भी माउथ वॉश होते हैं जो कि एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं। कुछ क्रोनिक केसेस में इसका उपयोग हो जाएगा। फिर भी उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, है ना। तो इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका क्या क्या काम है वो भी हम समझेंगे। तो एक बेसिक इंग्रेडिएंट उसके अंदर होता है अल्कोहल। किसी भी एक तरह का अल्कोहल होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल भी है और कैरियर एजेंट भी है। मतलब क्या है कि वो उसका बेस होता है। जो कोई भी लिक्विड है हमारे पास, उसका बेस होता है अल्कोहल। तो वो अपने अंदर नीचे वाले सारे इंग्रेडिएंट्स को कैरी करता है। और अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल है वो खुद एक एंटीबैक्टीरियल होता है ना, क्योंकि कोई भी अल्कोहल जो है वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज में लिया जा सकता है। बाद में होता है उसके अंदर बेंजीडेमिन या फिर डिफ्लेम या फिर और भी बहुत सारे तरह के एनाल्जेसिक हो सकते हैं। फिर उसी तरह से उसमें सिटाइल पाइरिडीनियम क्लोराइड जैसे एंटीसेप्टिक हो सकते हैं, या फिर क्लोरहेक्सिडिन जैसे, यानी कि क्लोरहेक्सिडिन डाइग्लूकोनेट या फिर हेक्सेटिडीन, या और भी बहुत सारे एंटीसेप्टिक हो सकते हैं। कुछ कुछ माउथ वॉश में एडिबल ऑयल्स भी ऐड किए जाते हैं या फिर ऑयल को बेस भी बनाया जा सकता है। और उसी की तरह से उसमें इसेंशियल ऑयल और फिनोल्स भी होते हैं जो कि फ्लेवर देने के लिए, फूमिंग एजेंट के लिए, या फिर इस तरह से पूरे शरीर ओरल कैविटी में अच्छे से घुलने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के बीच में रुक के एक फोटो दिखाता हूँ, जो कि एक मॉडर्न फार्मास्यूटिकल का उपयोग करके बनाया गया माउथ वॉश है। उसके अंदर आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है या फिर है तो हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, और बड़े अक्षरों में वहां पे लिखा है जीरो अल्कोहल, यानी कि इसके अंदर अल्कोहल नहीं होता। वो इस तरह के अलग एग्जाम्पल भी मिलेंगे आपको। अब इंग्रेडिएंट्स ही हम देख रहे थे, आगे इसके और इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। लेकिन हमारा जो एक बेसिक इंग्रेडिएंट था जो कि सभी माउथ वॉश में होता है, अल्कोहल, तो विदाउट अल्कोहल भी माउथ वॉश बनाना पॉसिबल है और हिमालय कंपनी ने बनाया है। हाई ओरा के नाम से माउथ वॉश बनाया है, जो कि इसमें अलग अलग बहुत सारे इसके वेराइटीज होंगे। मैंने यहाँ पे जो फोटो लिया है वो सेंसिटिविटी वाला है, तो उसके अंदर सेंसिटिविटी कम करने वाले कुछ वनस्पति द्रव्य ऐड किए रहेंगे, क्योंकि हिमालय जो है वो हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाता है। तो अभी इन्होंने ऊपर क्या लिखा है कि रिड्यूसिस टीथ सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी कम करने वाले जो कुछ भी वनस्पति जन्य द्रव्य या हर्बल जो द्रव्य है वो रहेंगे उसके अंदर। प्रिवेंट्स बैड ब्रीथ, यानी कि मुंह की जो दुर्गंध होती है उसको दूर करने वाले कुछ इंग्रेडिएंट्स उन्होंने उसमें डाले होंगे। लेकिन सिर्फ वही होंगे उतना नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें मॉडर्न केमिकल्स भी या फिर केमिकल्स भी इसके अंदर होंगे ही, वो डेफिनेटली होता ही है। तो फिर कुछ और इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। जैसे कि फ्लोराइड होता है जो कैविटी को दूर करने के लिए होता है। फिर कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि जाइलिटोल होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उसका क्या उपयोग है आप जानते हैं। फिर उसी तरह से एक इंग्रेडिएंट ऐसा हो सकता है जो कि लैक्टोपेरोक्सिडेज नाम से जाना जाता है, जो एक सलाइव का सब्स्टिट्यूट है। कुछ लोगों के मुंह में रुक्षता बहुत ज्यादा होती है ना, तो सलाइवा
अगर उतनी ज्यादा नहीं आ पाती माउथ वॉश का उपयोग करते समय पे, तो लैक्टोपेरोक्सिडेज ऐड करके उसका उपयोग में लिया जाता है। फिर उसी तरह से उसमें लिडोकेन या जाइलोकेन होता है, तो अगेन ये सेंसिटिविटी कम करने के लिए है। फिर मिथाइल मिथाइल सेलिसिलेट होता है, जो कि दर्द कम करने के लिए है, यानी कि पेन को रिड्यूस करने के लिए है। अगर उसमें हमें एंटी फंगल ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करना है तो निस्टेटिन जैसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या माइक्रोबियल लोड को कम करने वाले, पेन को रिड्यूस करने वाले, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने वाले, ये मैंने जो लिखे वो सारे केमिकल्स या फिर मॉडर्न मेडिसिन के नाम है। और उसके अंदर अल्कोहल, ऑयल, एडिबल ऑयल वगैरह चीजें हो सकती है, और उसको हम फ्री फ्रॉम अल्कोहल भी बना सकते हैं। लेकिन एक उदाहरण अ, आगे देखेंगे, जो कि एक टिपिकल एलोपैथिक माउथ वॉश का रहेगा। फिर और इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर पोटेशियम ऑक्सलेट है, जो अगेन हाइपर सेंसिटिविटी के लिए है। तो आप इसमें ना मेडिसिन के जो मेडिकामेंट्स के जो नाम है, जो उसके सॉल्ट जिसको बोलते हैं हम, वो याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपको बहुत ही काम आएंगे प्रैक्टिस में बैठने समय। फिर पोडिन आयोडीन हो सकता है, या फिर सिंपल सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड हो सकता है। और फोमिंग एजेंट के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, सोडियम लोरिल सल्फेट, जो कि टूथपेस्ट में भी वही था, हमने देखा था। और अगेन उसका जिंक जो है उसका उपयोग हम करते हैं वहां पे, अ, जो हीलिंग होता है, हीलिंग प्रोसेस होता है उसको फास्ट करने के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हो सकते हैं। और एक टिपिकल एलोपैथिक माउथ वॉश का उदाहरण, जो कि बहुत फेमस भी है, लिस्ट्रीन है ना। तो लिस्ट्रीन की बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज आती है, तो उसमें से एक फोटो मैंने यहाँ पे लिया है, जो कि है टोटल केयर वाला। तो आप लिस्ट्रीन या फिर हिमालया या फिर और भी बहुत सारे अलग अलग माउथ वॉश के उदाहरण देख के उसमें से सीखिए। खास करके बोतल हाथ में लेना है, और उसमें देखना है कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। एक बार यूज भी करना है, ताकि पता चले कि उसका जो यूज करने के समय फीलिंग होता है वो कैसा है। अभी ऐसा क्यों सीखना है कि यूज करने के समय फीलिंग होता है वो, ताकि पेशेंट, जब आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, पेशेंट जब एक दो दिन यूज करके आएगा और वो बोलेगा कि अभी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो कैसा कैसा वो आपको एक बार पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको अभी से सीखनी जरूरी है, तभी जाके फोर्थ ईयर में और इंटर्नशिप में आपको काम आएगी। अभी ये जो सारा था वो मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना के बारे में हमने देखा, गंडूश, कवल, प्रतिसारण, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर और माउथ वॉश। इन सभी का फार्मास्यूटिकल व्यू और प्रैक्टिस में क्या क्या काम आएगा वो चीजें हमने देखी है ना। तो इन सभी के साथ साथ अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो देखेंगे, बस्ती कल्पना। तो हमारा ये पॉइंट नंबर 2 जो है वो अ, खत्म होगा, और उसके बाद बाकी की चीजें हम देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं बस्ती कल्पना। अभी 15 मिनट है, तो 15-20 मिनट में थोड़ा देखेंगे, बाकी का बाद में कल के लेक्चर में या उस तरह से देखेंगे। तो अभी बस्ती कल्पना हमारा शुरू करते हैं। आपको मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना में कुछ भी क्वेश्चन हो तो चैट में पूछिए या व्हाट्सएप में पूछिए अभी, है ना। और बाकी बस्ती कल्पना शुरू करेंगे। अभी बस्ती कल्पना के बारे में आप अष्टांग हृदय में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, है ना। तो आपको बस्ती कल्पना के बारे में बेसिक क्या पता है, एक आध लाइन में लिख के आप मुझे चैट में भेजिए, है ना, कि बस्ती मतलब होती क्या है। तो एक आध लाइन में आप चैट में लिख के भेजिए, तो मुझे थोड़ा आइडिया आएगा, और उस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि सुपरफिशियल या डीप बस्ती माने क्या होती है, या बस्ती कल्पना मतलब क्या होती है, वो एक आध लाइन में चैट में लिख के भेजिए। फिर हम शुरू करते हैं इसको। ओके, तो एक आंसर है वात प्रकोप के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट, सही है। चलिए, वात के प्रकोप के लिए या फिर वात व्याधि के लिए उपयोगी है। फिर और कोई इसके मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताइए, बस्ती कल्पना कहाँ से दी जाती है। एनल रूट से, गुदमार्ग से दी जाती है। ड्रग और फॉर्मुलेशन इंड्यूस्ड थ्रू एनल और वजाइनल रीजन, सही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिकॉक्शंस थ्रू गुदमार्ग, एनल रीजन, ठीक है। चलिए, तो कुछ आंसर्स आए हैं। तो ये तो बेसिक आपको पता है, और भी कुछ चीजें पता होगी अगर फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, है ना।
और चरक संहिता में भी इसके बारे में आपने कुछ सीखा होगा। अभी हम इसका वैशेज्य कल्पना के परिप्रेक्ष्य में उपयोग और कैसे बनाना वगैरह चीजें सीखेंगे। तो जो बस्ती चिकित्सा और बस्ती कल्पना, हाँ अर्ध चिकित्सा लिखा है ना, वात उपक्रम एनल वजाइनल रूट, सही है। तो बस्ती चिकित्सा और बस्ती कल्पना, इन दोनों शब्दों को समझेंगे और उसमें से बस्ती कल्पना में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो बस्ती चिकित्सा है, जिसको अर्ध चिकित्सा भी बोला जाता है, वो हमें पंचकर्मा में, काय चिकित्सा में और चरक के उत्तरार्ध में पढ़ना है ना। तो चिकित्सा जो है वो हम उस जगहों पे पढ़ेंगे। पंचकर्मा में डेफिनेटली बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, काय चिकित्सा में भी होता है, और उसका जो रेफरेंसेस जा सारे होते हैं वो चरक संहिता के उत्तरार्ध में दिए जाते हैं। तो वहां पे कल्प स्थान सिद्धि स्थान में तो इसका भरपूर उपयोग है, और सभी चिकित्सा स्थान में भी इसका उपयोग है। तो वहां पे मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, MOA, यानी कि मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बस्ती, बस्ती किस तरह से देते हैं वो प्रैक्टिकली भी आपको पंचकर्मा में सीखना है। बस्ती के रिजल्ट्स क्या होते हैं, यानी कि बस्ती देने के बाद रोग में और रोगी में क्या फर्क पड़ता है, वो भी आपको बस्ती चिकित्सा में सीखना है। उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसी के लिए पूरा सिद्धि स्थान कल्प स्थान है ना। और उसका अगर कॉम्प्लिकेशन हो गए तो उस कॉम्प्लिकेशन का मैनेजमेंट, वो सभी आप जब बस्ती चिकित्सा सीखेंगे उस समय पे सीखने मिलेगा। और अभी हम जो देख रहे हैं वो है बस्ती कल्पना, यानी कि बस्ती को कैसे बनाया जाए, अलग अलग क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके वगैरह चीजें हम वैशेज्य कल्पना में सीखेंगे। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा क्लासिफाइड नॉलेज, मतलब कि बस्ती के अलग अलग, बस्ती को अलग अलग कैसे क्लासिफाइड कर सके, उसकी अलग अलग वैरायटी कैसे कर सके, अकॉर्डिंग टू उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर अकॉर्डिंग टू उसकी प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू उसके यूजेस वगैरह चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बस्ती कल्पना के अंदर। तो कैसे बस्ती प्रिपेयर की जाती है और अलग अलग उसके यूजेस प्रॉपर्टीज वगैरह क्या क्या होते हैं, वो क्लासिफिकेशन जो है इस पर वैशेज्य कल्पना हम देखते हैं, है ना। इसके अलग अलग बहुत सारे वर्गीकरण किए जा सकते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं वैशेज्य कल्पना के अनुसार बस्ती का क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण। तो हम दो तरह की बस्ती देखेंगे, एक होती है निरूह और दूसरी अनुवासन, है ना। निरूह को आस्थापन ऐसे नाम से भी जाना जाता है, और अनुवासन जो होती है वो स्नेहन बस्ती होती है। बस्ती किस तरह से बनाई जाती है ना, बस्ती किस तरह से तैयार की जाती है, तो उसमें बेसिकली ये है कि आपने जब वैशेज्य कल्पना का पार्ट A पढ़ा, तो उसके अंदर आपने बहुत सारी वैशेज्य कल्पना एक साथ एक टॉपिक के अंदर देख ली थी। फिर स्नेह कल्पना के लिए अलग से पूरा नया टॉपिक था, है ना, क्योंकि वो अलग है। तो उसी के जैसे यहाँ पे दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जहाँ पे हम काढ़े का, क्वाथ का या अन्य स्वरस का वगैरह वगैरह उपयोग करेंगे, तो वो निरूह या फिर आस्थापन बस्ती कही जाएगी। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मात्रा में तेल होता है, शहद होता है, वगैरह चीजें होती है, कॉम्बिनेशन में भी होता है, लेकिन बेसिकली वो निरूह कही जाएगी। और उसकी मात्रा जो है वो बहुत बड़ी होगी, मतलब कि उसको हम लीटर में नापेंगे, है ना, इतना मिलीलीटर या इतना लीटर ऐसे नापेंगे। जबकि अनुवासन, ये जो स्नेहन बस्ती होती है जो प्योरली ऑयल से बनाई जाती है, वहां पे स्नेह का उपयोग किया जाता है, तो वो ऑयल बेस्ड बस्ती होती है। तो अब बेसिकली फार्मास्यूटिकल में ऐसा देख सकते हैं कि काढ़े की बस्ती और तेल की बस्ती, है ना, ऐसा क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं निरूप और अनुवासन। ये हो गया वैशेज्य कल्पना की दृष्टि से, और बस्ती की चिकित्सा में आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन मिलेंगे। तो अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं निरूह के लिए। सबसे पहला निरूह। तो निरूह जो है वहां पे हमें करना होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस करना बहुत जरूरी है ना, एक रस हो जाना चाहिए जितना भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए है उसका। तो बेसिकली उसमें क्वाथ और कल्क होते हैं। क्वाथ कैसे बनाना, कल्क कैसे बनाना आप जानते हैं, है ना। तो उसमें क्वाथ और कल्क होते हैं अलग अलग वनस्पति द्रव्यों के। और अगर वहां पे मेंशन किया गया है रेफरेंस में, या वैद्य को जरूरत लगती है, तो वहां पे स्नेह यानी कि तेल, या फिर दूसरे भी स्नेह, या फिर शहद, या फिर अन्य द्रव्य भी ऐड किए जा सकते हैं। तो क्वाथ और कल्क उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उसके अंदर स्नेह, मधु, अन्य द्रव्य अगर जरूरत है तो डाल के ये सभी इंग्रेडिएंट्स होंगे, और सभी मिक्स करके
होमोजीनियस मिक्सचर बनाना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही इजी है, सभी इंग्रेडिएंट्स को लेके होमोजीनियस मिक्सचर बनाना, एक रस हो जाए सभी इंग्रेडिएंट्स उतना मिक्सचर बनाना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन एकदम इजी हो गई ना, कि सभी को मिक्स कर देना है होमोजीनियसली, बस उतना ही। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अनुवासन। अनुवासन बस्ती का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होता है? सिंपली स्नेह कल्पना, और कुछ नहीं। आपने जो स्नेह कल्पना पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ सिद्ध तैल, और दूसरा कोई भी जैसे कि घृत वसा मज्जा या कुछ भी ले लिया, तो कोई भी एक स्नेह अगर हमें कैसे सिद्ध करना है वो आता है, यानी कि हमें स्नेह कल्पना आती है, तो हमें अनुवासन बस्ती बनाना आएगा। फिर आप भी आपको उसमें इन डिटेल पता रहेगा कि मृदु पाकी होती है स्नेह, तो उसको नस्य में बस्ती में यूज किया जाएगा, है ना। मध्यम पाकी खर पाकी को हम नहीं लेंगे। वो सारी चीजें आप स्नेह कल्पना के अंतर्गत ही जानते हैं। तो अनुवासन यानी कि स्नेह कल्पना बनाना, और निरोह यानी कि काढ़ा और कल्क को लेके उसके साथ अगर जरूरत पड़ती है तो फिर हम वहां पे स्नेह शहद और अन्य द्रव्य मिक्स कर सकते हैं। तो दोनों का ही आप बस्ती तैयार कैसे करना, बस्ती बनाना कैसे सीख गए, है ना। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हमें हाइपरलिंक करना है, रेफरेंस देना है कि क्वाथ और कल्क को बनाना आप जानते हैं, और अन्य द्रव्य लेके मिक्स करना जानते हैं, या फिर तेल पकाना अगर आप जानते हैं, तो वही इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है। वो क्या है, तेल कैसे पकाना, वो आपको स्नेह कल्पना अध्याय में आपने सीखा था। फिर कुछ और क्लासिफिकेशन करते हैं। भैषज कल्पना में ये भी जरूरी है, क्योंकि किसी ने अगर आपको बोल दिया कि भाई जात्यादि तेल की बस्ती बनानी है, अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्नेह बस्ती की, यानी कि अनुवासन बस्ती की। तो अगर पंचकर्म वाले, जो कोई भी पंचकर्म डिपार्टमेंट वाले होंगे, उन्होंने वैशेज कल्पना डिपार्टमेंट को ऐसा बताया कि जात्यादि तेल की बस्ती देनी है, तो जात्यादि तेल कौन सी क्वालिटी का बनाना, कौन से रेफरेंस को लेके बनाना, अगर एक ही रेफरेंस है तो उसमें भी उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो एज पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग हो सकती है। अक्वाशयगत, है ना, गर्भाशयगत, मूत्राशयगत, या फिर व्रणगत। अगर मुझे जात्यादि तेल से हीलिंग करना है, जात्यादि तेल हीलिंग में काम में आता है, वो शीत गुण युक्त होता है। तो अगर हमें जात्यादि तेल से, जात्यादि, अब जाति मतलब पता है ना, चमेली, वो जो है उसका जात्यादि तेल बनाते हैं। तो जो जात्यादि तेल है, अगर मुझे कहीं पे व्रण हुआ है और लगाना है, तो मैं उस तरह से बनाऊंगा। मूत्राशय में अगर इंट्रोड्यूस करना है, गर्भाशय में इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि जननेंद्रिय में या फिर मूत्र मार्ग में इंट्रोड्यूस करना है, तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। मुखवाशय के अंदर यानी कि गुदा मार्ग में अगर हमें ऐड करना है, तो उस हिसाब से बनाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग जो हमारे बहिर्मुख स्रोतस होते हैं, उसके अंदर इंट्रोड्यूस होने वाली बस्ती के बारे में हमने क्लासिफिकेशन देखा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा देखा, जो कोई बहिर्मुख स्रोतस होते हैं वो पहले तीन, या फिर शरीर में कहीं पे व्रण हुआ है तो उसके बारे में। कुछ और देखते हैं। जो कुछ भी टीकाकार होते हैं, उन्होंने ऐसा क्लासिफिकेशन किया रहता है, निरहु अनुवासन और उत्तर बस्ती। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा कहीं कहीं जगहों पे। तो निरहु अनुवासन तो हमारा बेसिक है ही, उसके अलावा उन्होंने उत्तर बस्ती अलग से दे दिया। अभी उन्होंने क्या कर दिया कि बुद्ध मार्ग को अलग निरहु अनुवासन के बारे में क्लासिफाई कर दिया, और मूत्र मार्ग जनन मार्ग को अलग उत्तर बस्ती के नाम से क्लासिफाई कर दिया। तो उत्तर बस्ती जो है वो वजाइनल रूट में या फिर यूरेथ्रल रूट में, मेल और फीमेल में जहां पे भी लागू होता है वहां पे दी जाती है, वो सभी उत्तर बस्ती कही जाएगी। और बुद्ध मार्ग में फिर निरोनुवासन बस्ती कही जाएगी। लेकिन वैशेज कल्पना की दृष्टि से देखेंगे तो वो चाहे उत्तर बस्ती हो, चाहे गुदा बस्ती हो, चाहे कुछ भी हो, हम निरोह और अनुवासन दो ही क्लासिफाई करेंगे इसको। तो भी उसके टाइप्स देखे, और ये टाइप्स जो है ना, ये आपको 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शारंगधर, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, ऐसे क्लासिफाई किया हुआ है यहाँ पे, है ना। समझ लीजिए कि 5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन होता है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ निरोह बस्ती एज पर शारंगधर संहिता। तो आपको सिर्फ ये 4-5 नाम लिखने हैं, बस हो गया, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा। और आप इन सभी के बारे में एक एक लाइन लिख सकते हैं कि उत्क्लेशन बस्ती मतलब वो क्या होता है, दोषहर बस्ती तो उसमें शोधन समन मतलब वो क्या होता है, लेखन मतलब वो क्या होता है। और वैसे भी आपको अगर उस गुण के बारे में पता है कि लेखन मतलब क्या होता है, शोधन मतलब क्या होता है, उसी की बस्ती है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क में, 5 मार्क में हो सकते हैं।
कि डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ निरूह बस्ती एज पर सुश्रुत संहिता। तो ये क्वेश्चन हो सकता है वैशज्य कल्पना में। तो वहां पे आपको उत्क्लेशन, शोधन, तीक्ष्ण, मृदु, है ना, फिर बाद में शमन के बहुत सारे टाइप्स आप उसमें याद रखिए। तो ये निरूह बस्ती का क्लासिफिकेशन है। और भी आगे है, तो यहाँ पे 1 2 3 है, फिर यहाँ पे 4 5 6 है। एक पेज में नहीं आ रहा था इसलिए 2 स्लाइड बना दी है, 3 स्लाइड बना दी है। तो इस तरह से है। फिर अनुवासन बस्ती का भी देखेंगे। तो आज हम सिर्फ यहाँ तक रखेंगे, निरूह बस्ती का क्लासिफिकेशन ये हम आज खत्म करेंगे। और उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। आपका नेक्स्ट क्लास जो है 11:50 को है ना, तो उससे पहले हम ये 5 मिनट में या 10 मिनट में इसके बारे में देखेंगे कि इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है। और बाद में अगर बुक में इस तरह से दिया होगा तो बढ़िया है, वरना आपको इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, और या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी आप लिख लिख के अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो हम शारंगधर और सुश्रुत को वैसे पूरा अलग अलग ही देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ एक ही तरह की बस्ती के अलग अलग नाम दिए हुए हैं, इसलिए मैंने उनको कंपेयर कर दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है, उन्होंने दोनों ने बताया है उत्क्लेशन बस्ती। अभी उत्क्लेशन बस्ती मतलब क्या है? जो दोष हमें जिनको रिमूव करना है, वहां से मल को या दोष को रिमूव करना है, उनको उत्क्लेश कराने वाली बस्ती। जो दोष और मल होते हैं वो वहां पे बहिर्गमन उन्मुख होने चाहिए, बाहर निकालने के लिए तत्पर होने चाहिए, उसके बाद ही हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर वो दोष ऐसी अवस्था में नहीं है, मतलब वो उत्क्लेशित नहीं है वो, तो क्या होगा? हमारी बस्ती, जो कि हमारी जो कुछ भी मेडिसिन है, वो वहां पे असर ना करके धातु प्रदूषण का काम करेगी। तो पहले उत्क्लेशन करवाना बहुत जरूरी है। दोष जो है सभी को खींच के बहिर्गमन उन्मुख बनाना चाहिए, उत्क्लेशित करना चाहिए, तो उसके लिए भी बस्ती दी जाती है। तो उत्क्लेशन बस्ती दोनों ने बताई है। फिर एक है शोधन बस्ती या फिर दोषहर बस्ती। अगर जब हमने दोषों को उत्क्लेशित कर दिया, वायु पित्त कफ को, जिसमें जो भी लागू होता है उसको, अगर हमने उसको उत्क्लेशित कर दिया या किया नहीं, वो ऑलरेडी पहले से ही बहिर्गमन उन्मुख अवस्था में है, वो दोष बाहर निकलने ही वाले हैं, लेकिन हमें उनको बस्ती देके निकालना पड़ेगा। तो वहां पे शोधन या समन हो सकती है। अगर कम मात्रा में होंगे तो हम शमन करेंगे, अगर ज्यादा मात्रा में होंगे तो हम शोधन करेंगे, लेकिन दोष का हरण कर देंगे, वहां से दोषों को दूर कर देंगे। सुश्रुत जो है वो शमन नहीं करते, वो शोधन ही करते हैं, है ना। तो वो जो है तीक्ष्ण शोधन या फिर मृदु शोधन ऐसा काम करेंगे। सुश्रुत के जो शमन है वो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन है, तो उसको हमने अलग ले लिया है। वात शमन, पित्त शमन, कफ शमन और शूल प्रशमन। तो इस तरह से टेम्पररी रिलीफ दिलाने वाला काम भी सुश्रुत की बस्ती में, सुश्रुत में अपनी संहिता में बताया गया है। तो अगर सुश्रुत के अनुसार हमने शोधन बस्ती देखेंगे, तो डीपली क्लासिफाई किया हुआ है। शोधन बस्ती मृदु और तीक्ष्ण, शमन बस्ती एक एक दोषों के लिए अलग अलग बस्ती, वात पित्त कफ के लिए, और तीसरा जो है वो शूल प्रशमन के लिए भी दी गई है। अभी वहां पे वात शमन ही हो जाएगा, वात और पित्त शमन हो जाएगा, शूल प्रशमन, लेकिन उन्होंने ऐसा क्लासिफाई किया है तो हम देखेंगे, याद रखेंगे कि शूल को प्रशमन करने के लिए भी है। तो उसी के जैसे लेखन बस्ती, अगर वहां पे कहीं पे कफ है या मांस है, कुछ बढ़ा हुआ है बुध मार्ग के अंदर या कहीं पे भी, जहाँ पे भी बस्ती इंट्रोड्यूस करना है वहां पे, तो लेखन का भी उपयोग, लेखन कर्म का भी उपयोग हम कर सकते हैं, तो वहां पे लेखन बस्ती भी दे सकते हैं। तो ये इस स्लाइड के अंदर जितने भी शब्द है उसके मीनिंग है। फिर आगे देखेंगे, तो उन्होंने दोनों ने ही ब्रह्मण बस्ती के बारे में बताया है। तो वात शमन तो करना ही है, दोष का शमन तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ शाखा यानी कि सातों धातुओं के अंदर अगर कहीं पे वात प्रकोप है या धातु एक क्षीण है, तो उनको भी बढ़ाने का काम करना है। यानी कि बस्ती जो है वो हमारे कोष्ठ में से जाके अपने शाखा में पहुंचती है, यानी कि सभी धातुओं में, सातों धातुओं में पहुंचती है, और वहां पे ब्रूहण करवाती है जहां पे भी जरूरी है। तो ऐसी ब्रूहण बस्ती भी बताई है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर दूध या फिर घृत या फिर मांस रस, ऐसे ही कुछ इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होंगे। और क्या होंगे इंग्रेडिएंट्स, वो भी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो सुश्रुत में जो है वो ब्रूहण के साथ साथ कर्षण बस्ती भी बताया है ना। अगर कोई धातु जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है या शरीर में धातु वृद्धि हुई है, तो उसको कर्षण भी बस्ती के रास्ते से भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओरल रूप से दवाइयां देकर ही या फिर पंचकर्म से, मतलब बाह्य पंचकर्म से ही करेंगे। आभ्यंतर पंचकर्म से
कर्षण भी किया जा सकता है, वो सुश्रुत ने वो बताया है। फिर शारंगधर ने क्या बताया है, पिच्छिल बस्ती। अभी पिच्छिल बस्ती जो है वो पिच्छिल गुण वाली होगी, तो ऐसी भी एक बस्ती शारंगधर ने अलग से बताई हुई है। फिर आगे देखते हैं मधुतैलिक बस्ती, है ना। तो मधुतैलिक बस्ती ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है जहाँ पे मधु और तेल यानी कि शहद और ऑयल, हनी और ऑयल दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो ऐसी वाली बस्ती। अभी देखिए यहाँ पे निरूह बस्ती का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो इसके अंदर काढ़ा होना, कल्क होना ये बाय डिफॉल्ट है, होगा ही होगा। लेकिन उसके अंदर हम शहद भी डालेंगे, उसके अंदर तेल भी डालेंगे। शुरू में देखा था ना इफ मेंशन्ड, तो यहाँ पे है। तो इस तरह की मधु तैलिक बस्ती, जिसको यापन, उसके अंदर जो है यापन बस्ती या फिर दीपन बस्ती एक ऐसा है। दूसरा है युक्त रथ बस्ती, वो क्या है हम डिटेल में देखेंगे, है ना, युक्त रथ बस्ती। और तीसरी है सिद्ध बस्ती। तो बेसिकली उतना बताता हूँ, युक्त रथ बस्ती मतलब वो इस तरह की बस्ती होती है जो हम ट्रैवलिंग करते समय भी ले सकते हैं। युक्त रथ यानी कि रथ के ऊपर जब है, यानी कि हम जो कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस समय पे भी इस बस्ती को लिया जा सकता है, ऐसी वाली है। और डिटेल में उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह हम आगे देखेंगे। और फिर एक और है सिद्ध बस्ती, वो भी उसी की तरह से। फिर सुश्रुत ने जो है और भी उसके कुछ उपयोग बताए हैं, उपयोग के अनुसार नाम दिए हैं। जैसे कि संग्राही बस्ती, तो अगर कहीं पे प्रवाही का अतिसार जैसे रोग है, संग्रहणी जैसा रोग है, तो वहां पे संग्राही बस्ती। बाद में पिच्छा बस्ती, जो पिच्छा बस्ती है वो एक टिपिकल अलग से बस्ती दी गई है, पिच्छिल गुण वाली ही है, डेफिनेटली वो पिच्छिल गुण वाली है। लेकिन उसके अंदर इसमें रक्तातिसार में वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो जब आप चरक संहिता चिकित्सा स्थान उसके उत्तरार्ध में पढ़ेंगे, रक्तातिसार रोग पढ़ेंगे, या फिर मॉडर्न में भी आप अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ेंगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा उपयोग में आ जाएगी पिच्छा बस्ती, है ना। तो अगेन ये मधुतैलिक के जैसी ही होती है, लेकिन अलग से नाम दिया गया है पीछा बस्ती, है ना, तो हम उसको पिच्छा बस्ती अलग से देखेंगे। फिर शारंगधर का क्लासिफिकेशन वहां पे समाप्त होता है, लेकिन सुश्रुत आगे और क्लासिफाई करते हैं। रसायन बस्ती, है ना, तो रसायन बस्ती आप समझ सकते हैं कि शरीर में रसायन गुण उत्पन्न करने के लिए, लंबा समय तक जीने के लिए जो जरूरी है वो रसायन, ऐसी भी बस्तियां दी जाती है। फिर है वाजीकरण बस्ती। तो वाजीकरण यानी कि जिसको आप चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में ही देखेंगे। वाजीकरण ये क्या है, वो अपत्य संतान कर, ऐसा बताया है कि उसको अपत्य यानी कि बेटा होगा, और उस अपत्य को भी संतान होगा, यानी कि उसके बेटे को भी बेटा होगा। मतलब उसकी शुक्र धातु इतनी मजबूत होगी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, 2-3 पीढ़ी तक उसको प्रॉब्लम नहीं होगा संतान उत्पत्ति, संतति उत्पत्ति करने में। वो है वाजीकरण। तो ऐसी वाजीकरण वाली भी बस्ती होती है, तो उसके अंदर भी क्या बताया है, क्षीण इंद्रिय बलकारक बस्ती। और दूसरा बताया है व्यापन योनि प्रत्यात्म बस्ती। तो इस तरह से स्पेसिफिक एक एक कंडीशन के लिए अलग अलग बस्ती उन्होंने बताई गई है। फिर उसके बाद कुछ और क्लासिफाई किया है, जैसे कि रक्त बस्ती, यानी कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो ब्लड है, पशुओं का, प्राणी का ब्लड लेके उसकी हमें बस्ती देनी है। तो आपने कुछ न्यूज में भी देखा होगा, है ना, जैसे कि अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल जो है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए। रक्त बस्ती का बकरे का खून लेके बच्चों को खुदा मार्ग से चढ़ाया जाता है, तो थैलेसीमिया में वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है अभी के समय में। फिर उसी के जैसे एक और है चक्षुषीय बस्ती, या फिर वर्ण प्रसादनीय बस्ती। और भी बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं, सुश्रुत ने बहुत डीप में क्लासिफाई किया है। तो हम देखेंगे यहाँ तक कि निरूह बस्ती के अंदर उसके उपयोग के अनुसार, कि अलग अलग कंडीशन के अनुसार सुश्रुत ने कैसे कैसे निरूह बस्तियों के बारे में बताया है। और शारंगधर ने भी कुछ 6 तरह की बस्ती निरूह बस्तियों के बारे में बताया है। और ये सुश्रुत ने 13 तरह की बस्तियों के बारे में बताया है निरूह बस्ती के बारे में। अनुमासन बस्ती के बारे में क्या रहेगा, अनुमासन बस्ती के बारे में ऐसा क्लासिफिकेशन भी हम देख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आप सिद्ध किए हुए तैलों के बारे में जाने, है ना। स्नेह कल्पना में जो जितने भी हमने तेल सिद्ध किए हैं, उसमें से कौन कौन से तेल है जो बस्ती में उपयोग में लिए जा सकते हैं, उन सभी के बारे में जान ले। वही हो गया उसका क्लासिफिकेशन। तो वो तो बहुत सारे हो जाएंगे, 50 या 100 से भी ज्यादा हो जाएंगे। और उसी समय पे आपको एक चीज और ज्यादा, बहुत बहुत ही ज्यादा और सबसे पहले ध्यान में रखने जैसी है, अनुवासन बस्ती के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन से तेल है
उसकी बस्ती कभी भी गलती से भी नहीं देनी चाहिए, है ना। जैसे कि पंचगुण तेल, पंचगुण में भी दो तरह के आते हैं, एक रोपण आता वाला आता है, उसकी बस्ती दे सकते हैं। लेकिन पंचगुण में भी एक बहुत गर्म प्रकार का तेल आता है, उसकी बस्ती कभी भी नहीं देनी चाहिए। फिर आता है विषगर्भ तेल, महाविषगर्भ तेल, तो उसकी बस्ती नहीं देते या बहुत ही संभाल पूर्वक देते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन हमेशा पहले याद रखने हैं कि किसकी, कौन से तेल की बस्ती कभी भी नहीं देनी है पेशेंट को। और बाद में बस्ती देने योग्य तेल जितने भी है आप सभी तरह के याद रखिए, पढ़िए, और जब आप फोर्थ ईयर में या इंटर्नशिप में सचमुच में पेशेंट्स को बस्ती देंगे तो आपको बहुत इजीली याद रह जाएगा। तब तक निरूह निरूह बस्ती का क्लासिफिकेशन याद रखिए, और अपनी अटेंडेंस जो है आप चैट में भेज दीजिए, अभी फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो 36 38 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आ गई है और एक 10 स्टूडेंट बाकी है। अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए, फिर मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दूंगा और क्लास को भी खत्म करूंगा। जिन्होंने अटेंडेंस भेज दी है वो लीव कर सकते हैं, लेकिन अटेंडेंस चैट में लिखने के पहले लीव मत कर दीजिए। ओके, 45 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आ गई है, आई थिंक सभी की आ गई होगी, है ना। ओके, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, पूछ लीजिए। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन पूछने हैं पूछ लीजिए, जानवी और डेविड जो दोनों सीआर है, पूछिए। सर हाँ बोलो। सर रसशास्त्र में लास्ट में कौन से आर्टिकल लिखूं? શું કયો રસશાસ્ત્રમાં? આપણે છેલ્લે ક્યાં પ્રેક્ટિકલ લખવાનું? છેલ્લે કયા પ્રેક્ટિકલ?